Hello and welcome back, everyone. So, now we continue our series of previous year questions. In this series, we are completing, so far, we have completed the statistical mechanics for the gate, and now we continue our series of CSIR net. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम जो रैंडम वर्क के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे हम सेकंड वीडियो की तरफ चलते हैं, सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक वॉकर टेक स्टेप्स ईच ऑफ लेंथ एल, ठीक है, रेंडमली इन द डायरेक्शन अलोंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये चारों डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, चार डायरेक्शन में चल रहा है। आफ्टर फोर स्टेप्स द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज डी। ठीक है, तो 4 स्टेप बाद इसकी डिस्टेंस कितनी बचती है, डी। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि डी इज लेस देन 3l। तो जो डी है वो लेस देन इक्वल टू 3l होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। और ये एक सिंगल स्टेप में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, एल। तो सपोज ये फर्स्ट स्टेप गया, सेकंड गया, थर्ड गया, एंड दिस फोर्थ स्टेप में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 4l। तो अगर ये सीधे सीधे जाते जाएगा तो 4l डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें 4l नहीं, 3l से कम डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये, तो उसके लिए हमें पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। सो हमारे पास ये टोटल चारों डायरेक्शन में जा सकता है, 4 स्टेप्स लेगा। ठीक है, तो चारों डायरेक्शन में ये कोई से में भी जा सकता है। ठीक है, और 4 स्टेप्स है, तो टोटल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आफ्टर 4 स्टेप्स कितने होंगे, क्योंकि ईच स्टेप्स हैव 4 पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, 4 डायरेक्शन है हमारे पास हर एक स्टेप्स के लिए। एंड द टोटल आउटकम्स आर, कितने होंगे टोटल आउटकम्स। सपोज इधर गया, एक सिंगल स्टेप्स के लिए सोचो कि ये 4 डायरेक्शन में जा सकता है, 4 डायरेक्शन में भी ये 4 स्टेप्स ले सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए भी अब इसके पास 4 डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से सपोज ये यहाँ आ गया इस डायरेक्शन को चुन के, तो यहाँ पे भी इसके लिए 4 डायरेक्शन हो जाएगी। तो फॉर द 4 स्टेप्स इट हैज फॉर ईच एंड एवरी स्टेप्स इट हैज 4 पॉसिबल डायरेक्शंस। सो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने होंगे, टोटल आउटकम टोटल आउटकम होंगे मेरे पास 4 की पावर 4। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 256 आउटकम्स। 256 आउटकम्स मेरे पास हो गए। तो अब आउटकम तो मेरे पास हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद मेरे को पॉसिबिलिटीज निकालनी है, जिसके लिए इसकी जो डी है वो डी इज लेस देन इक्वल टू 3l होना चाहिए। ठीक है, तो डी इज लेस देन इक्वल टू 3l कब होगा, सपोज ये एक स्टेप लेता है, सेकंड लेता है, थर्ड लेता है, फोर्थ लेता है, ये 4 स्टेप्स हो गए। सपोज ये ऐसा ना करके ये थर्ड स्टेप से, सपोज ये फोर्थ स्टेप नहीं लिया इसने, और थर्ड स्टेप से इसने यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, सेकंड स्टेप से थर्ड में, फोर्थ में, यहाँ पे इसका ये फोर्थ स्टेप हो गया। तो अभी जो इसकी नेट टोटल डायरेक्शन की टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, दिस इज 12 एंड दिस इज L and L, this is √2 टाइम्स L। सो द टोटल डिस्टेंस D मेरे पास होगी 12 प्लस √2 टाइम्स L। तो √2 को 12 प्लस 1.2L लिख सकते हैं अप्रोक्स। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 3.2L के समथिंग। तो ये डिस्टेंस भी 3L से, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस D हो गई इनिशियल से फाइनल तक की, ये डिस्टेंस D जो हमारे पास 3L से कम रहनी चाहिए, 3L के बराबर, तो यह भी ज्यादा हो गई। ठीक है, ठीक है, ये भी ज्यादा हो गई। तो मेरे पास जो स्टेप्स
ये भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। तो मेरे पास टोटल रिजल्ट्स जो होंगे, टोटल रिजल्ट्स इन अ डायरेक्शन, इन अ डिस्टेंस 4L। 4L जितनी डिस्टेंस के मेरे पास टोटल रिजल्ट्स कितने हो गए मेरे पास? 4 रिजल्ट्स हो गए मेरे पास, जिसमें ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, जिसके लिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 4L। ठीक है, सो ये 4 हो गया मेरे पास। उसके अलावा जितने भी होंगे वो इक्वल टू 3L होंगे। ठीक है, ठीक है, उतने मेरे पास होंगे 3L, 3L की डिस्टेंस। क्योंकि क्योंकि मेरे पास जो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस पूछी गई है, ये हमने थोड़ा डिफरेंट सोल्व कर दिया। हमें जो डिस्टेंस पूछी गई थी वो इनिशियल पॉइंट से पूछी गई थी। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस पूछी गई थी हमें, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस इज 3L into L। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9L² into L²। दिस इज 10L², 10L, 10L², तो L√10। सो √10 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और अप्रोक्स 3 के समथिंग। ठीक है, 3.1 और समथिंग। ठीक है, सो अप्रोक्स जो मेरे पास होगी 4 स्टेप्स ही होंगी जो बाहर जाएगी। ठीक है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी फॉर डी इज लेस देन 3L। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास 256 में से 4 स्टेट गई ओवर 256, तो 63/64। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर एक बार आप खुद से सोचना, तब थोड़ा सही होगा। ठीक है, क्लियर होगा दिमाग में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ वैल्यू फ्रॉम द सेट दिस। तो सेट को हम बना लेते हैं -1 0 1 एंड 2। ये मेरे पास सेट हो गया विद द करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ px। ठीक है, px की ये प्रोबेबिलिटी है। तो सपोज मैं लिखता हूँ p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 3/10, p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2/10, p ऑफ 1 is equals to 2/10 and p of 2 is equals to 3/10 respectively. The probability distribution qy जो है हमें फाइंड करना है। तो q इंटू क्यू वाई हमें फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमें दे रखा है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए हम सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इफ अगर x इज इक्वल्स टू मेरा -1 रहा, तो उसके लिए y कितना आ जाएगा? +1। x इज इक्वल्स टू मेरा 0 रहा, तो उसके लिए y मेरा आ जाएगा 0। x इज इक्वल्स टू 1 रहा, तो y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 रहा, तो y इज इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास ये 4 स्टेट्स आ गई, जिसमें से ये 2 स्टेट्स जो है वो 2 बार आ गई। ठीक है, कोई डाउट? तो अब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ। मेरे पास टोटल जो स्टेट्स आई वो क्या आई? 0 1 एंड 4। ठीक है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 कितनी आएगी? तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग आई थी, y इज इक्वल्स टू 0, x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 के लिए कितनी है? 2/10। ठीक है, देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू 1। ठीक है, तो ये किस किस के y इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी किस किस के करस्पॉन्डिंग आई थी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर -1। इन दोनों के लिए वाई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, यहाँ से देखना एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1 के लिए वाई की वैल्यू 1 थी। तो ये आ जाएगा -1 के लिए 3/10 ++1 के लिए 2/10। सो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/10। एंड देन थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बराबर 4। 4 किसके करस्पॉन्डिंग था, एक्स बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग। तो एक्स बराबर 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/10। ठीक है, सो द हमारे पास जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आया प्रोबेबिलिटी का, सो क्यू ऑफ वाई जो मेरे पास आएगा 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी थी मेरी वो कितनी थी 2/10। ठीक है, देन 1 के लिए कितनी थी 5/10। एंड देन 4 के लिए 3/10। सो ऐसा कोई दिख रहा है हमारे पास 2/10। ओके, 2/10 नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5, 1/2, 3/10। 1/5, 1/2, 3/10। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, फैब 22 का था। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन चेंजेस इन अ डिस्क्रीट स्टेप। ठीक है, विद ईच स्टेप इट मूव्स टू राइट। However, the length of step is drawn from uniform distribution from the interval. Interval हमें दे रखा है this, where lambda and omega are positive constant if x denotes the distance from the starting point after n steps, the standard deviation. हमें ये फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द लार्ज वैल्यू n। ठीक है, तो हमें हमें क्या गिवन है इंटरवल के लिए। ठीक है, हमारा जो इंटरवल है वो है लैम्डा माइनस हाफ ओमेगा, लैम्डा प्लस हाफ ओमेगा। ठीक है, सो ए इंटरवल में से हमारे पास ए आ गया लैम्डा माइनस हाफ ओमेगा एंड बी आ गया लैम्डा प्लस हाफ ओमेगा। ठीक है, सो हमारे पास सो में क्या पहले क्या बची है मीन स्टेप लेंथ। सो मीन स्टेप लेंथ, ठीक है, स्टेप लेंथ कितनी होगी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स एवरेज वैल्यू इनकी a+b/2 मीन स्टेप लेंथ। तो सो एवरेज आ जाएगा मेरे पास लैम्डा माइनस हाफ ओमेगा प्लस लैम्डा प्लस हाफ ओमेगा ओवर 2। सो म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, सो मेरे पास म्यू आ गया लैम्डा के बराबर। अब चाहिए क्या वेरिएंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से पता चल जाएगा हमारे पास। तो वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस वेरिएंस का जो फॉर्मूला था इसमें वो क्या था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू b-a का होल स्क्वायर ओवर 12। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस ओमेगा/2 माइनस लैम्डा प्लस ओमेगा/2 का होल स्क्वायर ओवर 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर ओवर 12, क्योंकि यहाँ से यहाँ कट जाएगा ओमेगा/2 ओमेगा/2 ओमेगा बचेगा ओमेगा स्क्वायर ओवर 12। ठीक है, सो अब हमारे पास एन स्टेप्स फॉर लार्ज स्टेप्स, सो फॉर एन स्टेप्स द वेरिएंस ऑफ टोटल डिस्टेंस इनटू इनटू नहीं है सॉरी, ये इज एन इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 12। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि जो एन सिंगल स्टेप के लिए वेरिएंस इतना आ गया, एन स्टेप के लिए इतना आएगा। ठीक है, सो द स्टैंडर्ड डेविएशन
डेविएशन क्या जाएगा, वेरिएंस का रूट n इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 12। ठीक है, सो ओमेगा रूट n बाई रूट ऑफ 12। सो 12 को रूट को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 मतलब 2√3। सो दिस इज द आंसर, ओमेगा रूट n ओवर 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वेरिएशन से रूट करके। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बास्केट कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स in the proportion of p ratio 1 minus p. Three balls are drawn randomly without replacement. The probability are being two red and one black is a maximum for. तो probability हमारे पास क्या है, maximum करनी है। ठीक है, और probability of किसकी, टू रेड वन ब्लैक की probability हमें maximum करनी है। ठीक है, सो और हमें क्या दे रखा है कि रेड और ब्लैक बॉल है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी, और ब्लैक की 1 - p। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो गई पी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो गई 1 - p। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए सक्सेसिव सक्सेसिव एंड ट्रायल्स इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमें एक जनरल केस हो गया कि हमें कई सक्सेसिव टर्म्स में से प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी इज एक्स बराबर के। हमें यहाँ तो खैर 3 बार ही करना है, तो के की जगह 3 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा एन सी के पी रेज पी की पावर के। तो पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की मान लो जो फर्स्ट गिवन हो, एंड 1 - p और क्यू कुछ भी लिख सकते हैं उसको। सो 1 - p की पावर n - k। ठीक है, सो ये जनरल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, 2R एंड 1 ब्लैक। ठीक है, सो RRB। एक तो इस हमें चाहिए, वी नीड 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, 2 रेड और 1 ब्लैक बॉल चाहिए, तो इसके लिए हमारे हमारे पास वेज कितने हो सकते हैं। एक तो हो सकता है दोनों RRB हो जाए। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा RBR हो जाए। ठीक है, उसके अलावा BRR हो जाए। 3 तरीके से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, सो NC3C2, तो दिस इज 3। ठीक है, क्योंकि हम 3 बार निकालना है, और 3 में से 2 बार रेड निकालना है, तो 3C2। सो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, और अगर 3C2 ना करना चाहो, यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि ए क्या है, रेड के निकालने का प्रोबेबिलिटी, और एन टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर यहाँ से मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो 3C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, तो रेड पी की कितनी बार निकाल रहे हैं, 2 बार। सो P² 1 - p। एक तो यहाँ से मैं कंप्लीट प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा मेथड, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा, मेरे पास 3 तरीके हैं, 2 लाल और एक काली बॉल निकालने का। तो 3 तो टोटल तरीके हो गए। एक तरीके की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड के लिए पी दे रहा है, फिर रेड के लिए पी दे रहा है, और ब्लैक के लिए 1 - p। ठीक है, इसके लिए हमने सेम प्रोबेबिलिटी आएगी कि
P1 - P × P सेम प्रोबेबिलिटी, तो हमने तीनों के लिए 3 टाइम्स कर दिया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई, दिस वन। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास दोनों तरीके से मैंने कैलकुलेट कर ली। ये जनरल मेथड है, ठीक है, तो जनरल मेथड याद कर लेना। अदरवाइज अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेट्स दे देता तो फिर हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है ये क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर ये सेट्स जैसे मान लो अगर ये 3 बार निकला रहा है बुल को, अगर ये 5 बार निकालता तो हम 5 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते और फिर वो इतनी लंबी प्रोसेस चल जाती कि हमें पता नहीं चलता। तो उसके लिए फिर हमें दिखता कि 5 में से 3 बार थ्रेड निकाल रहा है तो P3 और 1 - P2 ऐसा करना पड़ता, ठीक है। तो ये थोड़ा इस तरीके से करना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 3p² 1 - p। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम करना है। सो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मतलब dp बाई dp, dpt/dp इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6p 1 - p प्लस 3p² -1 बराबर 0। तो ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 6p - 6p² प्लस, सॉरी, माइनस 3p² बराबर 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6p बराबर 9p²। तो एक p से एक p कट गया, p इज इक्वल्स टू 6/9। मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। p मैक्स आ जाएगा मेरे पास 2/3। सो आई होप यू गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। CSIR दिसंबर 2019 में आया था क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल होप्स रैंडमली फ्रॉम वन साइड टू अ नेबर साइड ऑन अ वन डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, वन डायमेंशनल लैटिस है, इसमें मान लो ये इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ से या तो इधर जाएगा, होपिंग होपिंग मीन्स जो उसका नियरेस्ट नेबर है, पोजीशन है, वहां तक जाएगा जो, और अदरवाइज इसकी जो लेंथ दे रखी है यूनिट लेंथ, उस इतनी दूरी तक जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ होपिंग द लेफ्ट इज इक्वल्स टू p एंड द राइट इज q। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट में है मेरे पास, लेफ्ट जाएगा तो p है और राइट की q है। आफ्टर एग्जैक्टली 4 होप्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज अ स्टार्टिंग साइट इज। तो मेरे को क्या बोल रहा है कि आफ्टर 4 होप्स इट रिमेन्स इट्स ओरिजिनल या स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। मीन्स कि आफ्टर 4 होप्स के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि इनिशियल पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे रहेगा तो मीन्स क्या करना पड़ेगा, सपोज यहीं पे इनिशियल है वो, तो फर्स्ट ये यहाँ गया, देन ये यहाँ होप्स किया, फिर उसने इसको वापस आना पड़ेगा इनिशियल के लिए, फिर ये वापस आएगा, ठीक है। सो मतलब ये जितना राइट जाएगा उतना इसको लेफ्ट आना पड़ेगा, या फिर जितना लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट आना पड़ेगा, ठीक है। और 4 होप्स दे रखा है, तो मतलब 2 टाइम्स राइट जाना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेफ्ट जाना पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। सो हमारे पास जो, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई फॉर सिंगल होप, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी फॉर सिंगल होप्स, ठीक है। एक फॉर सिंगल होप मीन्स कि एक सिंगल नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं कि फॉर वन टाइप ऑफ होप्स टू कंप्लीट टू रीचेज इट्स इनिशियल स्टेट, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे जब वो आएगा एक टाइप का मोशन करके, तो उसकी
प्रोबेबिलिटी होगी पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, मतलब वो उसको राइट में भी उतनी बार जाएगा और लेफ्ट में भी उतनी बार जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब ये अभी तो हमने एक तरीके से देखा, सपोज ये इधर गया और इधर आ गया, अब ये कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो कितने तरीके हो सकते हैं इसके होप्स करने के 4 टाइम्स कि वो अपनी इनिशियल स्टेट्स पे आ जाए, ठीक है। तो अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाए तो कितने तरीके से कर सकता है होपिंग वो। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो कि आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर ले कि एक मेथड इसने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली सेम ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, दो तरीके हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड तरीका इसका क्या होगा कि ये इधर जाए फिर इधर आ जाए, ठीक है, फिर इधर जाए एंड देन इधर आ जाए, तीसरा तरीका, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करा था, अब क्या करे कि ये इधर जाए फिर इधर आ जाए, ठीक है, फिर इधर जाए एंड देन इधर आ जाए, चार तरीके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा ये, उसके बाद कौन कौन से तरीके कर सकता है ये, फिर उसके बाद ये कर सकता है इधर जाएगा, ठीक है, फिर इधर आ गया, फिर इधर जा गया, फिर इधर आ गया, फिफ्थ तरीका, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, सिक्स तरीके। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, सिक्स, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका कि ये फोर रूपिंग कर रहा है, फैक्टोरियल फोर, ठीक है, और 2 टाइम्स राइट जा रहा है, सो 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स लेफ्ट जा रहा है, 2 फैक्टोरियल। इससे भी मेरे पास 6 आंसर आएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज निकालने का ये एक और तरीका है कि n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ये 6 निकाल सकते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई 6 टाइम्स पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपके। सो इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में आई होप यहाँ तक कंप्लीट करा देंगे हम, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसमें। अप टू 2017 तक के या 2018 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।